तो हाँ जी लाडलो, क्या हाल चाल। तो दोस्तों अभी हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एवरी एग्जाम में मिनिमम 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। इनफैक्ट जो लास्ट क्वेश्चन रहता है उसका जो फर्स्ट पार्ट रहता है वो इसी चैप्टर से रहता है। सम टाइम उस लास्ट क्वेश्चन के अंदर एक इंटरनल ऑप्शन भी रहता है, तो जनरली ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही ऑप्शन वो इसी चैप्टर से आ जाए। तो बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, फटाफट फटाफट रिवीजन हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फटाफट बेटा एक बार वीडियो को लाइक ठोक दो। जल्दी से आगे बढ़ने से पहले तुम क्या भूल जाते हो, मुझे याद दिलवाना पड़ता है। वीडियो को लाइक ठोक दो और वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट जरूर करना है। चलिए सर, तो प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, बेटा यहाँ पे अभी सबसे पहले समझने की जरूरत है कि ये चैप्टर के अंदर वहां पे आपका कुछ ड्यूटीज असेसी की है और कुछ ड्यूटीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है। जैसे कि पेन अप्लाई करना असेसी का ड्यूटी है। ऑब्वियसली कुछ केसेस में हम लोग पढ़ेंगे 139A के अंदर कब पेन अप्लाई करना पड़ता है, कब कंपलसरी होता है, वो वहां पे इसका ड्यूटी है और डिपार्टमेंट वहां पे पेन अलॉटमेंट कर देता है। सर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ता है असेसी को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस रिटर्न ऑफ इनकम को प्रोसेस करता है। प्रोसेस है ना, पहले तो सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोसेस होता है 143(1) के अंदर, बेसिकली जिसको बोलते हैं कि आपका समरी असेसमेंट है, बराबर है। उसके बाद में हो सकता है कुछ कुछ रिटर्न का ह्यूमन भी असेसमेंट, मतलब एओ असेसिंग ऑफिसर भी असेसमेंट करे, है ना, प्रोसेस करे उस रिटर्न को। उसको स्क्रूटनी भी बोलते हैं आम लैंग्वेज के अंदर, 143(3) के अंदर या 144 के अंदर, जो भी सेक्शन है उसके अंदर। तो इन दैट केस बेसिकली आपका असेसमेंट वहां पे ऑर्डर जब एओ पास करेगा तो असेसमेंट कंप्लीशन हो जाता है। उसको डेट ऑफ कंप्लीशन असेसमेंट बोलते हैं, जिस दिन ऑर्डर साइन करता है। फिर असेसी की ड्यूटी है टैक्सेस पे करना और सर डिपार्टमेंट की ड्यूटी है टैक्सेस का रिकवरी करना या रिफंड देना, सीधी सी बात है। और डिपार्टमेंट कुछ नोटिस इशू करता है तो उसका जवाब देना, उनको कंप्लाई करना असेसी का ड्यूटी है। अगर असेसी कंप्लाई नहीं करता है तो उसको लेकर के पेनल्टीज का कॉन्सेप्ट भी है और भी दूसरी सजा है, रहना खाना माफ भी हो सकता है किसी जेल के अंदर। चलिए अब सर वहां पे सबसे पहला जो सेक्शन आता है ना बेटा, वो है सेक्शन 139(1) रेगुलर रिटर्न ऑफ इनकम या कंपल्सरी रिटर्न ऑफ इनकम या मैंडेटरी रिटर्न ऑफ इनकम। तो किस किस को मैंडेटरी है बेटा? सबसे पहले अगर असेसी वहां पे कंपनी असेसी है तो कंपनी के केस में बेटा ऑलवेज कंपल्सरी है, चाहे उसका इनकम हो इनकम ना हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी है तो उनके लिए भी कंपल्सरी है सर, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर टोटल इनकम। रावसा को भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है। क्या होता है रावसा? और बात करते हैं, और जो लास्ट में आता है जो डीओ लगा के जाएगा, क्या लगा के जाएगा? जो डीओ लगा के जाएगा तो उनको भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है। सर परफ्यूम लगा के नहीं जाना, डीओ लगा के जाएगा। क्या लगा के जाएगा? डीओ। इसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं, है ना, अदर्स के केस में उनके लिए ऑप्शनल होता है ना, चाहे भरना है तो भरो, नहीं भरना है तो मत भरो। तुम्हारे जैसे टिंडे लोग हैं, भरना है तो भर, नहीं भरना है छोड़, हमको क्या करने का है, तो टैक्स वैक्स तो आने वाला नहीं है। लेकिन अगर बेटा तुम्हारे जैसे लोगों का मतलब सर आप तुम्हारे जैसा क्या होता है, अरे मेरे को तो भरना कंपलसरी है ना, इसलिए, है ना, तुम सुकून से जी रहे हो, नहीं भरना इसका मतलब। तो यहाँ पे अदर्स के केस में ऑप्शनल होता है। लेकिन अगर वहां पे अगर तुम्हारा टोटल इनकम बिफोर एग्जम्पशन 54 सीरीज है ना, और अगर टोटल इनकम अगर आप एनटीआई देख रहे हो तो बिफोर चैप्टर 6 से डिडक्शन, ऑल्सो बिफोर चैप्टर 6 से डिडक्शन, जो एटीसी टू एटीयू के डिडक्शन है वो डिडक्शन देने के पहले, एंड 54 सीरीज का डिडक्शन अगर वहां पे एग्जम्पशन अगर लिया है तो उसको भी वहां पे एक बार एड बैक करके चेक करोगे। तो वो अगर आपका टोटल इनकम बिफोर चैप्टर 6 से डिडक्शन एंड बिफोर 54 के एग्जम्पशन, अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, अगर अप टू बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है तब तो बेटा ऑप्शनल है, बट अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो उस केस में रिटर्न फाइल करना क्या हो जाएगा? मैंडेटरी हो जाएगा। तो है ना, इसको है ना कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएगा वहां पे आपको। तो बेटा यहाँ पे समझो एग्जांपल से, सबसे पहले यहाँ पे कि मान लो मिस्टर एआरपी जो कि एक रेसिडेंट है, ऑब्वियसली इंडिविजुअल रेसिडेंट है, एज 18 साल है, ऑप्शनल टैक्स नहीं फॉलो कर रहा है, 2.5 लाख इसके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। पीजीपी 1 लाख का, हाउस प्रॉपर्टी इनकम 1 लाख का है, तो सर इन दैट की जीटीए कितना हो गया? 2 लाख हो गया। सीधी सी बात है, कोई 54 का एग्जम्पशन नहीं ले रखा है, कोई चैप्टर 6 रिडक्शन नहीं है, इन दैट केस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बेटा 2.5 लाख का, उससे कम है, रिटर्न फाइल करना इसके लिए ऑप्शनल है। बट सपोज इसी एग्जांपल के अंदर अगर पीजीपी उसका 3 लाख है दोस्तों, और उसने वहां पे आपका लाइफ इंश्योरेंस, मतलब इसी एग्जांपल, मतलब कहने का मतलब पीजीपी 3 लाख है, हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ दो, एक बार हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ दो, 3 लाख का पीजीपी है और लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया बेटा 60,000 का, जो एटीसी में डिडक्शन मिलता है, सुनना लाडले, सुनना एटीसी में डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पे एटीसी का डिडक्शन देने के बाद में टोटल इनकम कितना आएगा? 2,40,000। तो
तो उस केस में तो बेसिक एग्जामिशन लिमिट से कम है। लेकिन मैंने क्या बोला, टोटल इनकम देखने का है बिफोर चैप्टर 6 से डिडक्शन एज वेल एज एग्जामिशन अंडर सेक्शन 54 सीरीज के पहले की बात देखना है। तो इन दैट केस आपका जीटीए जो टोटल इनकम है बिफोर चैप्टर 6 डिडक्शन एंड 54 सीरीज का एग्जामिशन, उस केस में 3 लाख है जो बेसिक एग्जामिशन लिमिट ज्यादा है, इस केस में रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल, सर मान लो कि आपका पीजीपी 4.5 लाख था, हाउस प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, पीजीपी 4.5 लाख का था और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 2.5 लाख रुपए का। तो बेटा है ना, आप यहाँ पे सीधा 2.5 लाख माइनस मत कर दे बैठ जाना, सिंपल सी बात है, बात को समझो। अगर वहां पे एक हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है और सर सेम हेड में कोई वहां पे प्रॉफिट नहीं है, तो किसी और हेड के सामने हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ऑप्शनल रिजीम में मैक्सिमम 2 लाख तक सेटअप हो सकता है। तो ये 4.5 लाख के सामने खाली 2 लाख का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेटअप होगा। तो सर उस केस में लॉस सेटअप होने के बाद में आपका 2.5 लाख का पीजीपी आ गया, 2.5 लाख का पीजीपी आ गया। अब आपका जो जीटीए है दोस्तों, जीटीए वो कितना है, 2,50,000 है। तो ऑब्वियसली चैप्टर 6 रिडक्शन के पहले आपका 2.5 लाख रुपए और कोई 54 का एग्जाम्शन नहीं दिया है, तो इसका मतलब बेसिक एग्जाम्शन लिमिट तक है, तो उस केस में रिटर्न फाइल करना ऑप्शनल है। लेकिन मान लो यहां पे अगर डिफॉल्ट रिजीम फॉलो हो रहा होता, तो डिफॉल्ट रिजीम में भाई ये लॉस सेटअप होने वाला नहीं था, यहां पे लॉस सेटअप ही नहीं होता, तो सर ये कितना होता, 4.5 लाख। और सर उस केस में सर 4 लाख, क्योंकि डिफॉल्ट में आपका बेसिक एग्जाम्शन लिमिट 4 लाख है, तो 4 लाख से क्या हो जाता, ज्यादा हो जाता है ना, यहां पे आपका 4 लाख से ज्यादा हो जाता, तो इन दैट केस रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता। एक और एग्जांपल कि मिस्टर एआरपी जो कि रेसिडेंट 18 साल का दोस्तों, और ऑप्शनल टैक्स रिजीम उसका बेसिकली वो फॉलो कर रहा है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख रुपए का, बट 54 के अंदर एग्जाम्शन क्लेम किया था 50 लाख रुपए का। तो यहां पे जीटीआई तो 2 लाख रुपए, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वही जीटीआई हो जाएगा। लेकिन जब आप टोटल इनकम बात करोगे बिफोर एग्जाम्शन 54 सीरीज, तो ये 50 लाख ऐड हो जाएगा। तो उस केस में टोटल इनकम बिफोर 54 का एग्जाम्शन कितना हो गया, 52 लाख, विच इज मोर देन बेसिक एग्जाम्शन लिमिट। इसका मतलब रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। लेकिन इसका टोटल इनकम तो वहां पे 2 लाख ही रहेगा, और टैक्स कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि बेसिक एग्जाम्शन लिमिट से कम है। तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने भी बेसिक एग्जाम्शन लिमिट का बेनिफिट तो मिलता है, तो उस केस में टैक्स तो 0 होने वाला है। ये चीज वहां पे आपको ध्यान रखनी है। चलो उसके बाद में बात करते हैं बेटा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम की जो है वहां पे आपका अच्छा, उससे पहले एक और चीज कि यहाँ पे ये रावसा एंड डीओ क्या है, जब जिन सब लोगों को कंपलसरी है, और कंपलसरी मतलब आरओआई कंपलसरी टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 191 इररिस्पेक्टिव ऑफ एनटीए। फिर एनटीए 1 रुपए है कि 1 लाख है कि कितना भी है, सब टोटल इनकम का फर्क नहीं पड़ने वाला, रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाए। किस किस के लिए, कंपनी के लिए, पार्टनरशिप में, रावसा एंड डीओ के लिए। तो अभी रावसा क्या, रावसा है सर आरओआर, है ना, आर फॉर आरओआर, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, ओनली आरओआर, ओनली आर, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हु इज अ बेनिफिशियल ओनर or a beneficiary in any asset which is located outside India. ROR who is a beneficial owner or a beneficiary, beneficial owner इसका मतलब खुद ने पैसा लगा करके असेट खरीदा आउटसाइड इंडिया। लल्ला सुनना 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 सुनना, खुद ने पैसा, बेनिफिशियल ओनर खुद ने पैसा लगा करके आउटसाइड इंडिया असेट खरीदा है, बेनिफिशियल ओनर हो गया। और बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है कि पैसा खुद ने नहीं लगाया है, लेकिन उस असेट से जो इनकम आ रहा है ना, इनकम आ रहा है ना, वो उसको मिल रहा है, तो वो बेनिफिशियरी हो गया। तो या तो बेनिफिशियल ओनर है या बेनिफिशियरी है, ठीक है, कहां, किसमें, एक असेट जो कि लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, या फिर उसका साइनिंग अथॉरिटी है इन एनी बैंक अकाउंट आउटसाइड इंडिया। और यहां पे जो असेट है ना, असेट में फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी आ जाता है। जैसे एग्जांपल, अगर आउटसाइड इंडिया किसी पार्टनरशिप फर्म में, उसमें शेयर इन प्रॉफिट, बेसिकली वो पार्टनर है, शेयर इन प्रॉफिट में हिस्सा आता है, तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो गया, तो वो भी असेट का पार्ट हो जाएगा। तो राव सा क्या, ROR who is a beneficial owner or beneficiary in any asset located outside India or having signing authority in any bank or outside India। भाड़ में गया तेरा टोटल इनकम, तेरे को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। उसके बाद में बेटा डीओ लगा के जाएगा। तो डीओ के केस में सर अगर वहां पे सबसे पहले डी आता है, डिपॉजिटेड अमाउंट मोर देन, है ना, इन अ प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, डिपॉजिटेड अमाउंट मोर देन कितना, 1 करोड़ इन एग्रीगेट और 1 और मोर करंट अकाउंट मेंटेन विद बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। अगर वहां पे कोई बैंक है या कोऑपरेटिव बैंक है, 1 और मोर, एक बैंक में एक या उससे ज्यादा आपके पास में अकाउंट है, करंट अकाउंट है, और उसमें मोर देन 1 करोड़ अगर डिपॉजिट करवाया आपने, तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। फिर आपका टोटल इनकम कितना है फर्क पड़ने वाला नहीं। दूसरा, अगर सर कोई
सॉरी ई सर, फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंडिचर किया है मोर देन 2 लाख इन अ प्रीवियस ईयर फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, खुद के लिए या किसी और के लिए, खुद के लिए या किसी और, कोई एम्प्लॉय हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, खर्चा किया मोर देन 2 लाख रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर फॉरेन ट्रेवल पे। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, मतलब वो सर बोल रहा है कि मेरा टोटल इनकम तो बेसिक इनिशियल लिमिट से कम है, बट सर मैंने 2 लाख से ज्यादा फॉरेन ट्रेवल पे खर्चा किया। देख रहे हो, समझ रहे हो, किसको लेके गया था, वो सब पूछा जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, इनकम टैक्स तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ पे इंटरेस्ट नहीं है, बट इनकम टैक्स को इंटरेस्ट है कि तुम बोल रहे हो मेरा टोटल इनकम तो 2.5 लाख से कम है और तुम 2 लाख से ज्यादा खर्चा कर रहे हो फॉरेन ट्रेवल पे, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो इन दैट केस रिटर्न फाइल करो, मैंडेटरी है, बाकी भाड़ में गया। सर उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर मोर देन 1 लाख रुपीज, बताओ 1 लाख का पूरे साल का इलेक्ट्रिसिटी का बिल किसका आता है, मोर देन 1 लाख रुपीज का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है और बोलता है कि मेरा टोटल का बेसिक इनिशियल लिमिट से कम है, कुछ तो गड़बड़ है ना। तो रिटर्न फाइल कर, बाद में देख लेंगे। और बोलता है अदर कंडीशन में क्या आता है, क्या अगर वहां पे वो बिजनेस कर रहा है, उसका टोटल सेल्स, टोटल टर्नओवर, ग्रॉस एसेट है बेटा, वो वहां पे 60 लाख से ज्यादा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, या फिर प्रोफेशन में एंगेज है तो उसका ग्रॉस एसेट बेटा 10 लाख से ज्यादा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, या मान लो कुछ भी बिजनेस प्रोफेशन में नहीं है बट उसका टैक्स डिडक्ट हुआ है या टैक्स कलेक्ट हुआ है, उसका जो टैक्स डिडक्ट हुआ है किसी भी सेक्शन में, टैक्स कलेक्ट हुआ है बेसिकली उसका, ठीक कितना 25,000 और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और अगर वो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है और उसका जो टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट हुआ है 50,000 और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और लास्ट में अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही है बट वो सेविंग बैंक अकाउंट में, 1 और मोर सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है पूरे साल में 50 लाख और मोर, 50 लाख और मोर, 50 लाख और मोर, करंट अकाउंट में मोर देन 1 सीआर, सेविंग अकाउंट में 50 लाख और मोर, तो इन दैट केस रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। ये होता है डीओ लगा के जाना। चलो अभी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम क्या है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम, अगर बेटा कोई ट्रांसफर प्राइसिंग वाला असेसी है, मतलब उसको ट्रांसफर प्राइसिंग का ऑडिट करवाना है, तो उसे केस में 30 नवंबर ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है। अगर सर वो कैप लगा के जा रहा है, कैप, सी फॉर कंपनी, दूसरा ए फॉर एनी असेसी हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू गेट ऑडिटेड अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ में, चाहे वो ट्रस्ट एक्ट में हो, जीएसटी लॉ में हो, किसी भी लॉ में अगर उसको ऑडिट करवाना है तो उसके लिए भी ड्यू डेट आपका 31 अक्टूबर ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर हो जाएगा। और यहां तक कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट हो रहा है, पार्टनर का नहीं हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट हो रहा है, तो पार्टनरशिप फर्म तो यहां पे कवर हो गया, बट उसका जो पार्टनर है ना दोस्त, पार्टनर उसके लिए भी ड्यू डेट क्या हो जाएगा वहां पे 31 अक्टूबर ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो कैप में सही फॉर कंपनी, ए फॉर अ पर्सन हु इज कवर्ड अंडर ऑडिट प्रोविजन अंडर एनी लॉ, और तीसरा पी फॉर पार्टनर ऑफ अ फर्म वेयर फर्म इज सब्जेक्ट टू ऑडिट अंडर एनी लॉ। ठीक है, तो इन दैट केस 31 अक्टूबर ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। उसके बाद में बाकी सब अपलम चपलम जितने भी एसएससी है उन सब के लिए 31 जुलाई ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो ये 3 ड्यू डेट है बेटा, 3 ड्यू डेट है। हाँ एक चीज ध्यान करो सर, टीडीएस वाला जो चैप्टर टीडीएस में हमने पढ़ा था 194P में अगर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन का टैक्स डिडक्ट हुआ है तो उस केस में उसको रिटर्न फाइल करने से एग्जम्पशन रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, उसका टोटल इनकम फिर कितना भी क्यों ना हो। और सर वहां पे अगर लेट रिटर्न फाइल किया है, डिले हुआ है तो सर 234A में एक तो ब्याज लगता है, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, जो भी टैक्स अमाउंट पेंडिंग है आरओआई के हिसाब से उस टैक्स अमाउंट को 1% पर मंथ पर या पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से ब्याज भरना पड़ता है। जैसे ड्यू डेट जाएगा उसके अगले दिन से शुरू होता है, बराबर इंटरेस्ट वाले चैप्टर पढ़ा था। बट साथ में 234F में फीस भी देना पड़ेगा, और वो फीस कितना है सर, अगर ड्यू डेट के बाद में भर रहा है तो उस केस में अगर टोटल इनकम अगर 5 लाख तक था तब तो 1000 है, और 5 लाख से ज्यादा है तो 5000 का फीस आएगा। तो इधर देखो बेटा, यहां पे आपका ड्यू डेट 131 में 3 ड्यू डेट है। अगर ट्रांसफर प्राइसिंग का ऑडिट करवा रहा है तो 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। अगर वहां पे कैप लगा के जा रहा है, सी फॉर कंपनी, ए फॉर अ पर्सन हु इज कवर्ड अंडर ऑडिट, कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ ऑडिट अंडर एनी लॉ, एंड पार्टनर हुज इन केस ऑफ फर्म इज सब्जेक्ट टू ऑडिट अंडर एनी लॉ, तो उसका पार्टनर जो है इन सब के लिए ड्यू डेट 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर होगा, एंड बाकी सब अपलम चपलम के लिए 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर हो जाएगा। ओके, उसके बाद में बेटा वहां पे आपका आता है 139(1)(c) कि कुछ स्पेसिफाइड क्लास या क्लासेस ऑफ पर्संस को सीबीईटी वहां पे क्या कर सकता है, रिटर्न फाइल करने से ना बोल सकता है कि तुमको करने की जरूरत नहीं है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 139(3) बेटा हमने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि 5 ऐसे लॉसेस है, 5 ऐसे लॉस, कौन, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का, नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस, कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉसेस है, एंड एक्टिविटी ओनिंग मेंटेन रेस हॉर्सेस। अगर ये 5
आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ करने के लिए नहीं, कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो जिस साल में ये लॉसेस इनकर हो रहे हैं उस प्रीवियस ईयर का रिटर्न आपको विद इन ड्यू डेट 131 में भरना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने बिलेटेड भरा तो लॉस लैप्स हो जाएंगे, वो आगे कैरी फॉरवर्ड होने वाले नहीं है। करंट ईयर में आपको सेट ऑफ करने के लिए बिलेटेड फाइल करके के भाई चलो करोगे तो चलेगा, या मान लो लॉस एक बार आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया ड्यू डेट में रिटर्न फाइल करने के बाद में, और फिर बाद में वो ब्रॉड फॉरवर्ड होता है और फिर उसको सेट ऑफ करना है या आगे और फर्दर उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो ड्यू डेट में रिटर्न 139 में भरने की जरूरत नहीं है, यही चीज लिखा हुआ है। बट सीबीडीटी वहां पे रिलैक्स भी कर देता है कि अगर वहां पे आप सीबीडीटी बोलता है कि अगर आप इन सर्टेन अथॉरिटीज को बेसिकली अप्लाई करोगे, अगर आपका लॉसेस इस अमाउंट तक है अप टू 10 लाख है, तो आपको प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, अगर 10 लाख से ज्यादा बट अप टू 50 लाख है तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एंड 50 लाख से ज्यादा है तो सीबीडीटी को आप वहां पे अप्रोच करो, आपका सर वहां पे वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा भले आपने बिलेटेड भरा है। दूसरा सर, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है बेसिकली उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ड्यू डेट में रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है, बिलेटेड करके भी कर सकते हो। सर यहाँ पे अगर लॉसेस को सेट ऑफ करना है, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, चाहे करंट ईयर में सेट ऑफ करना हो या फिर एक बार ब्रॉड फॉरवर्ड हो, कैरी फॉरवर्ड हो चुका है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को सेट ऑफ करना है तो बिलेटेड फाइल करके भी कर सकते हो। और सर ये 5 लॉसेस है, बस इसके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है 139(1) में, लेकिन सिर्फ उस साल में जिस साल में लॉस इनकर हुआ है, सब्सिक्वेंट ईयर के लिए सर ये कंडीशन बनती नहीं है। फिर बेटा नेक्स्ट आता है सेक्शन 139(4), बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम, बिलेटेड लेट फाइल कर रहे हो उस केस में, तो बेटा अगर आपने ड्यू डेट में रिटर्न फाइल नहीं किया तो इस केस में आप बिलेटेड कर सकते हो 139(4) में, और वो टाइम लिमिट क्या है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट और 3 months प्रायर टू एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, दैट इज 31 December ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर विच एवर इज अर्लियर, उस डेट तक कर सकते हो, है ना। तो यहां पे समझना बात को बेटा कि अगर आपने टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं किया है जो कि आपको ड्यू डेट में करना था, तो इन दैट केस जो भी आपका 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, 3 months प्रायर, बेटा ये नोट्स क्या है, बच्चे बार बार पूछते रहते हैं, तो ये नोट्स बेटा टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ में बेसिकली वहां पे अगर आपको ये वाली बुक अगर चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है, आप ऑर्डर कर सकते हो, आपको हार्ड कॉपी बराबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी सर यहाँ पे है ना बात समझो, विटामिन डीटी उस बुक का नाम है, एक और बुक है प्रोटीन डीटी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 months prior to end of the relevant assessment year, that is 31st December of the assessment year, और date of completion of assessment, मान लो असेसमेंट एओ ने यहाँ कंप्लीट कर लिया है तो विच एवर इज अर्लियर 30th नवंबर तक ही बिलेटेड फाइल हो सकता है पहले केस में। लेकिन मान लो असेसमेंट यहाँ कंप्लीट हो रहा है 31st मई ऑफ द 31st मई को कंप्लीट हो रहा है 2027 में, बट सर उस केस में 3 months प्रायर टू एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट 31st दिसंबर है, तो सर लास्ट बिलेटेड फाइल हो सकता है 31st दिसंबर तक। तो ये चीज ध्यान रखना है, दीज आर द ड्यू डेट्स, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अभी सर बिलेटेड फाइल करने के नफा नुकसान तो सुनो, एक तो ब्याज भरना पड़ेगा 234A में, जितने महीने आपने बिलेटेड फाइल किया है तो कैसे काउंट होता है, जैसे ड्यू डेट किया, मान लो 31 जुलाई ड्यू डेट था तो 1 अगस्त से ब्याज चालू हो जाएगा, और जब तक आप भरोगे, मान लो आप भर रहे हो 15 दिसंबर को, तो इन दैट केस आपका कौन कौन सा अगस्त पूरा आ जाएगा, क्योंकि 1 अगस्त शुरू हो रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर पूरा आएगा, भले 15 दिन ही वहां पे आपका बेसिकली दिसंबर का हो रहा है, बट फुल मंथ काउंट करते हैं, पार्ट ऑफ द मंथ को फुल मंथ काउंट करते हैं, तो 5 महीने का ब्याज आ जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, तो आपका और 1% का रेट है ब्याज का, ठीक है, और जो टैक्स अमाउंट बेसिकली था उसका। दूसरा फीस 234 ऐप में मैंने बताई दिया कि 5 लाख तक टोटल इनकम है तब तो 1000 रुपए, और 5 लाख से ज्यादा टोटल इनकम है तो 5000 रुपए का फीस है। और वो 5 लॉसेस है ना बेटा, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते, 139(3) हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। लेकिन सर आप जेन्युइन हार्डशिप बता देते हो, प्रूव कर देते हो कि नहीं सर जेन्युइन हार्डशिप की वजह से मैं टाइम में रिटर्न फाइल नहीं कर पाया था, तो उस केस में बेटा वहां पे, या इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपका बिलेटेड का टाइम लिमिट अगर जा रहा है तो जेन्युइन हार्डशिप बता दोगे तो उस केस में भी सर आपको रिलेक्शन मिल सकता है। फिर बेटा नेक्स्ट आता है सेक्शन 139(5) है रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम, रिवाइज। अगर आपने पहले रिटर्न फाइल किया था 139(1) में या 139(4) में, और बाद में आप कोई डिस्कवर करते हो कोई ओमिशन, कोई एरर या कोई रॉन्ग स्टेटमेंट, कोई गलती से मिस्टेक हो गया था, तो उसको ठीक कर सकते हो बाय वे ऑफ फाइलिंग रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम
अंडर सेक्शन 139(5) उसका टाइम लिमिट क्या है? डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, ऑब्वियसली 3, और जो मैंने बताया था डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, एओ जो असेसमेंट कंप्लीट करेगा, और 3 मंथ्स प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, दैट इज 31 दिसंबर, व्हिचएवर इज अर्लियर। और आप ये एन नंबर, ये जो टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट में एन नंबर तक अपना रिटर्न रिवाइज कर सकते हो, एन नंबर तक। और रिटर्न रिवाइज करने का एक ही तरीका है, 139(5) में आप रिवाइज रिटर्न फाइल करो, लेटर वेटर लिख करके कर सकते नहीं हो। तो ये देखो बेटा, यहाँ पे 139(5) में आपको यहाँ पे रिटर्न फाइल करना था और आपने कर दिया 139(1) में या 139(4) में। अब आप उसको रिवाइज करना चाहते हो तो एन नंबर ऑफ टाइम्स आप कर सकते हो। कब तक? 3 मंथ्स प्रायर टू एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, दैट इज 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। और सर अगर मान लो एओ ने पहले ही असेसमेंट कंप्लीट कर लिया है तो उस केस में वो वाला डेट व्हिचएवर इज अर्लियर, मतलब 30/11/2026 तक। और सर अगर असेसमेंट बाद में हो रहा है तो ऑब्वियसली 31 दिसंबर 2026 तक वहां पे आप रिवाइज कर सकते हो एन नंबर ऑफ टाइम। बट ये डेट जानने के बाद में आप वहां पे अपने रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते। ओके, ये चीज वहां पे आपको ध्यान देनी है। ओके उसके बाद में सर एक सेक्शन आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बार पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, 139(8)A, 139(8)A, अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम। और ये क्या बोला? ये ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन है। अगर आपने पहले अपना रिटर्न फाइल किया ही नहीं था, 139(1) में नहीं किया था, 139(4) में नहीं किया था, या मान लो आपने रिटर्न तो फाइल किया था बट उसको रिवाइज नहीं किया था, तो 139(5) में रिवाइज करना था और नहीं कर पाए थे, या फिर आपने रिटर्न फाइल भी किया था, रिवाइज भी कर लिया था और फिर से आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तो आपके पास में एक मौका और है, क्योंकि 31 दिसंबर का डेट तो निकल चुका है। अगर वो 31 दिसंबर का डेट होता तो उस केस में आप अपना रिटर्न वहां पे फाइल कर सकते थे बिलेटली या रिवाइज कर सकते थे, लेकिन वो डेट जा चुका है। तो उस केस में आपके पास में ऑप्शन है 139(8)A के अंदर आप अपने रिटर्न को अपडेट कर सकते हो एक ही बार उस असेसमेंट के लिए, वन मोर टाइम, ओनली वन टाइम आप अपने रिटर्न को अपडेट कर सकते हो। और वो कब तक टाइम लिमिट है? तो बेटा टाइम लिमिट है जो आपका असेसमेंट ईयर है ना, असेसमेंट ईयर, उस असेसमेंट ईयर के एंड से 48 मंथ्स तक का पीरियड आपके पास में रहेगा। असेसमेंट ईयर के एंड से नहीं, वैसे आप अपना रिटर्न तो अपडेट 31 दिसंबर के तुरंत बाद कर सकते हो, बट लास्ट कब तक कर सकते हो? तो लास्ट काउंट करने के लिए एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से 48 मंथ्स तक वहां पे आप कब कर सकते हो, वो भी एक बार। तो देखो ये यहाँ पे टाइम लिमिट दे रखा है बेटा, तो ये आपका प्रीवियस ईयर था, इसका आपको रिटर्न फाइल करना था यहाँ पे है ना। 139(1) में ड्यू डेट था 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर, 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, या 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। आपने किया नहीं किया वो बात जाने दो। उसके बाद में यहाँ पे बिलेटेड का टाइम लिमिट था 139(4) के अंदर 31 दिसंबर 2026, या रिवाइज करने का टाइम लिमिट था, आपने किया नहीं किया वो बात जाने दो। अब जो कुछ भी हो, एक बार और आप अपने रिटर्न को अपडेट कर सकते हो, रिवाइज नहीं कर सकते, अपडेट कर सकते हो। और वो अपडेट यहां से तुरंत कर सकते हो, मतलब 1 जनवरी 2027 से ही आपका अपडेशन तो चालू हो जाएगा, 1 जनवरी 2027 से, यहां से। बट लास्ट कब तक? तो लास्ट के लिए बेटा आपको पीरियड काउंट करना है 48 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो कहने का मतलब अपडेट कर सकते हो इस डेट से लेकर के 48 मंथ्स, मतलब 31 मार्च 2031 तक। आप 227 से 4 साल काउंट करोगे तो 31 मार्च 2031 तक आप अपडेट कर सकते हो, बट एक ही बार, है ना। तो ये पूरे पीरियड में अपडेट कर सकते हो। तो सर यहाँ पे सर 48 मंथ कंफ्यूज क्यों किया गया? अरे बेटा कहीं पे तो टाइम पीरियड खत्म करना पड़ेगा ना, और खत्म करने के लिए कैसे शुरू करना पड़ता है? तो शुरू करने के लिए यहाँ पे एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से काउंट हो रहा है। बाकी अपडेट तो ध्यान रखना 1 जनवरी को भी यहाँ पे भी हो सकता है, जैसे ये 31 दिसंबर के अपडेट हो सकता है। ओके, अब ये अपडेट करना है तो सर उसकी कुछ शर्तें लागू, छोटे ऐसे स्टार करके ऐसे लिखा हुआ है, शर्तें लागू। सर क्या शर्तें लागू हो रही है? तो सुन बेटा, अगर तू अपडेट कर रहा है यहां से लेकर के यहां, मतलब अगर अपडेट कर रहा है अप टू 12 months from end of the relevant assessment, up to 12 months from end of the relevant assessment year, अगर तू अपडेट कर रहा है अपडेटेड अंडर सेक्शन 138 अप टू 12 months from end of the relevant assessment year, यहां से यहां तक अपडेट कर रहा है, तो बेटा तेरे को एडिशनल इनकम टैक्स पे करने पड़े। जो तेरा टैक्स है वो तो है ही, वो जो टैक्स इंटरेस्ट है वो तो है ही, बट इसके अलावा एडिशनल यू हैव टू पे, एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। और वो कितना परसेंट बेटा? 25%। किसका बेटा? जो तेरा बेसिक टैक्स ऑलरेडी है ना उस साल का, उस बेसिक टैक्स
प्लस अगर सरचार्ज है तो उसका वो भी आ गया, प्लस HEC प्लस इंटरेस्ट 234A प्लस इंटरेस्ट 234B एंड इंटरेस्ट 234C, इन सब का मिला करके, ये तो एक्चुअल में भरना है, मतलब भरना ही है, इन सब का मिला करके 25% तेरे को और भरना पड़ेगा। तो लेट्स अज्यूम ये सब मिला के बेटा 1 करोड़ है, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ है, वो 1 करोड़ तो तुमको भरना ही भरना है, वो तो अनडिस्प्यूटेड है, वो तो उसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं, वो तो भरना ही भरना है। प्लस आपको उस 1 करोड़ का 25% मतलब 25 लाख और भरना पड़ेगा अगर बेटा यहां पे आप इतने पीरियड में अपडेट करते हो। आप बोलते हो कि इस पीरियड में अपडेट नहीं कर पाए आप, तो आप अपडेट कर सकते हो ऑब्वियसली, ये यहां तक तो, लेकिन आपने अपडेट किया 12 मंथ्स के तो बाद, बट अप टू 24 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, है ना, आफ्टर 12 मंथ बट अप टू 24 मंथ्स, है ना, इफ अपडेटेड अंडर सेक्शन 138 अप टू 24 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो उस केस में हैव टू पे एडिशनल इनकम टैक्स 50% ऑफ बेसिक टैक्स, सरचार्ज, HEC, इंटरेस्ट 234A B C, ये सबका 50% भरना पड़ेगा। ये तो पहले से प्रोविजन था, बराबर है, लेकिन इस बार अमेंडमेंट आता है और बोलता है कि अगर आपने 24 मंथ्स तक अपडेट नहीं किया और आपने अपडेट किया आफ्टर 24 मंथ बट अप टू कितना 36 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, 36 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो बेटा आपको एडिशनल इनकम टैक्स भरना पड़ेगा कितना, इफ अपडेटेड अंडर सेक्शन 139(8)(a) अप टू 36 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, हैव टू पे एडिशनल इनकम टैक्स एट द रेट कितना परसेंट, 60%, नया आया अमेंडमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, 60% ऑफ वही बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज इफ एनी प्लस HEC प्लस इंटरेस्ट 234 ABC। तो मान लो वो 1 करोड़ था तो वो तो अनडिस्प्यूटेड था, वो तो भरना ही था आपको, उस 1 करोड़ का 60% 60 लाख और भरना पड़ेगा। और मान लो आप 36 मंथ तक उसको अपडेट नहीं कर पाए और आप अपडेट कर रहे हो कब तक सर यहाँ पे अप टू 48 months from end of the relevant assessment year, तो बेटा उस केस में have to pay additional income tax of 70% of basic tax plus surcharge plus HEC interest 234A B C, ये चीज वहां पे आपको ध्यान रखनी है ना। तो सर कितना टैक्स पड़ना पड़े, ये अरे बेटा अपडेट एक ही बार कर सकता है, तो अगर 12 महीने के अंदर अंदर किया तो 25% है, 12 महीने के बाद में किया बट अप टू 24 मंथ्स है तो बेटा 50% है, अगर 24 मंथ्स के बाद में बट अप टू 36 मंथ है तो बेटा कितना परसेंट, 60% है, और 36 मंथ के बाद में बट अप टू 48 मंथ्स है तो कितना है, 70% तेरे को एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बोलोगे सर कोई नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, लोग करते हैं क्योंकि उनको मालूम है अगर पकड़े जाएंगे तो बड़ी चोरी पकड़ी जाएंगे, फिर तो मर जाएंगे, अभी तो टैक्स भर के छूट जाएंगे, बाद में तो रहना खाना फ्री हो जाएगा ऑर्थो रोड जेल के अंदर, तो लोग भरते हैं, भरे, मेरे जानने वाले लोगों में भरा ऐसा कई लोगों ने। चलिए सर, तो यहाँ पे ये बेसिकली, अरे सर टेंशन मत ले, ये पूरा नोट्स तेरे को मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। चलिए, तो यहां पे अभी अपडेटेड रिटर्न कौन नहीं फाइल कर सकता, अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम कैन नॉट बी फाइल इफ अर्लियर रिटर्न ऑफ इनकम फॉर रेलेवेंट असेसमेंट ईयर वाज ROI एंड अपडेटेड ROI फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट, रिटर्न ऑफ इनकम था और अपडेटेड ROI फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर रिटर्न ऑफ लॉस। पहले तूने जो रिटर्न भरा था ना बेटा, वो तो तेरा पॉजिटिव इनकम वाला रिटर्न था, अभी तू लॉस रिटर्न भरना चाहता है, अपडेट करके लॉस। सर सरकार अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि ये तो बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अपडेट तभी कर पाओगे जब सरकार का फायदा हो रहा है, तो आप लॉस रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, इफ इन अर्लियर, ये ना बोला है, अगर अर्लियर रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स वाज ग्रेटर, है ना, पहले टैक्स ज्यादा था और अपडेटेड में टैक्स कम आ रहा है, ना अलाउड नहीं है। अर्लियर रिटर्न ऑफ इनकम में टैक्स पेबल था बट अभी तेरा टैक्स रिफंडेबल आ रहा है, पहले टैक्स पे करना था, अभी सरकार से मांगेगा तू अपडेट करके, ना। अर्लियर लॉस वाज लोअर, पहले लॉस था 3 लाख का, अभी तू अपडेट में लॉस को 10 लाख करना चाहता है, लॉस को बढ़ाना चाहता है, नहीं कर सकता ऐसा। अगर असेसी ने ऑलरेडी अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम एक बार फाइल कर दिया उस साल के लिए, तो वापस दूसरी बार फाइल नहीं हो सकता, एक ही बार हो सकता है, चाहे वो 12 महीने में कर, 24 मंथ्स में कर, 36 मंथ में कर या 48 मंथ में कर, एक बार कर। दूसरा, इफ इन ओरिजिनल रिटर्न ऑफ इनकम रिफंड वाज लोअर, पहले रिफंड तेरे को 3 लाख का आ रहा था, बाद में तू बोलता है कि मेरा रिफंड 7 लाख का हो गया, कान के नीचे देगा, ऐसा अलाउड नहीं है, ये चीज ध्यान देना। लेकिन तुम लोग अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर सकते हो ओनली वंस, कब, अगर इंक्रीज इन इनकम या इंक्रीज इन टैक्स हो रहा है। पहले इनकम तूने 3 लाख दिखाया था, अब तू इनकम 30 लाख दिखाना चाहता है, स्वागत है आपका, कीजिए, है ना। पहले तेरा टैक्स 1 लाख था, अब तू 10 लाख का टैक्स भरना चाहता है, स्वागत है आपका। डिक्रीज इन रिफंड, तू रिफंड को कम करना चाहता है, रिफंड को कम करना चाहता है ना। पहले तेरा रिफंड 3 लाख का था, अब तू बोलता है 1 लाख रिफंड चाहिए, चलेगा, स्वागत है ना। या लॉस को कम करना है, पहले तेरा लॉस कितना था, 10 लाख, अभी तू लॉस को 3 लाख करना चाहता है, स्वागत है आपका।
इफ अर्ली रिटर्न ऑफ इनकम वाज लॉस रिटर्न एंड अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम इज रिटर्न ऑफ इनकम। अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था सितंबर 2025 में, वो इससे रिलेटेड ही था कि पहले वाला रिटर्न लॉस रिटर्न था, मतलब पहले तूने 8 लाख का लॉस क्लेम किया था, अभी तो पॉजिटिव इनकम दिखाना चाहता है 12 लाख का या 3 लाख का। यस सर, अपडेट कर सकते हो क्योंकि अभी सरकार का फायदा हो रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अभी इसमें एग्जाम्पल से समझो कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। कि सर मान लो 25-26 में मैंने 139(1) के अंदर ड्यू डेट में रिटर्न भरा है ना, आरओआई, और बिजनेस लॉस था दोस्त 50 लाख का। कितने का था 50 लाख का लॉस था, और वो कैरी फॉरवर्ड किया क्योंकि मेरे पास में सीधी सी बात है वहां पे प्रॉफिट नहीं था। अब अगले साल देख, इसके ऊपर मैं आता हूं वापस। अब अगले साल देखो, अगले साल वहां पे 2026-27 में मैंने 139(1) में रिटर्न फाइल किया और मेरा बिजनेस इनकम था 50 लाख का, और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जो था ना पिछले साल का, ये वाला लॉस था, ये 50 लाख मैंने सेट ऑफ कर दिया, मेरी इनकम हो गई नील। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ड्यू डेट में फाइल कर दिया, सारी कहानी होगी खत्म। अब मेरे को डर लगने लगा क्योंकि ये लॉस मेरा है ना नकली लॉस था, मुझे लगा मैं पकड़ा जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो मैंने क्या किया, 30 नवंबर 2026, असेसमेंट ईयर 25-26 की बात है, तो असेसमेंट ईयर 25-26 का वहां पे पहले ना 24 मंथ तक अपडेट कर सकते थे, 24 मंथ तक कर सकते थे। तो 30 नवंबर 2026, क्योंकि सर ऑलरेडी इसका जो रिवाइज रिटर्न करने का टाइम लिमिट था ना, वो था 31 दिसंबर 2025, तो वो तो जा चुका था, तो अब तो मैं रिवाइज नहीं कर सकता था। तो 30 नवंबर 2026 को मेरे पास में एक ही ऑप्शन था कि मैं अपने रिटर्न को अपडेट कर सकता था, और वो क्योंकि आप देखोगे तो 12 महीने के अंदर अपडेट हो रहा है, एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से, यहां से 31 मार्च 2027 के पहले अपडेट हो रहा है, तो इसका मतलब वो 12 महीने के अंदर हो रहा है। तो 12 महीने के अंदर अपडेट करने का कंडीशन क्या है कि 25% आपको वहां पे एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन सर यहाँ पे एडिशनल इनकम टैक्स आने ही नहीं वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि सर देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, अपडेट रिटर्न फाइल करके इसने बोला कि मैं अपने बिजनेस लॉस को नील दिखाना चाहता हूं। पहले जो 50 लाख का लॉस था, लॉस कम करके नील करना चाहता हूं। तो लॉस नील हो गया, बट टैक्स तो नहीं आया ना दोस्त, लॉस जीरो हो गया है। पॉजिटिव इनकम नहीं हो, टैक्स तो नहीं आया, टैक्स जीरो है। तो जब बेसिक टैक्स ही जीरो है तो कोई एडिशनल इनकम टैक्स तो पे करने की जरूरत नहीं है। सर ये तो चालाकी हो गई, ये तो मस्त तरीका हो गया कि एडिशनल इनकम टैक्स से बच गया और आपने रिटर्न भी अपडेट कर दिया। लेकिन अब देख, आगे देख, क्योंकि बेटा यहां पे तूने इस लॉस को रिवर्स किया है और तू यहां पे ऑलरेडी अपना रिटर्न फाइल कर चुका है, क्योंकि ये वाला तो तूने 31 जुलाई 2026 को फाइल कर दिया होगा, उसके बाद में तूने ये अपडेट किया है, बाद में अपडेट किया है ना, 31 जुलाई तेरा ड्यू डेट था, तो वहां पे तूने फाइल कर दिया, उसके बाद में तूने अपडेट किया है। तो अभी बोलता है कि ये वैसे तेरे पास में टाइम है, क्योंकि 31 दिसंबर 2026 तक तू यहाँ पे इस साल का रिटर्न रिवाइज कर सकता है ना। 30 नवंबर 2026 की बात है ना, यहाँ पे लॉस रिवर्स हो गया, तो तेरे पास में टाइम है 31 दिसंबर 2026 तक इस साल का लॉस रिवर्स कर सकता है और रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकता है। लेकिन बोलता है ना 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 ना, इस साल का तो रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकता, भले तेरे पास में टाइम है, रिवाइज नहीं कर सकता। अगर नहीं समझ में आया तो 2 बार और सुन लेना ये पूरी बात को, ठीक है। यहां पे बात समझना बेटा, समझना, मैं फिर से रिपीट करता हूं, सुनना। मैंने अपना ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया है ना, कुछ ऐसे होशियार बच्चे होते हैं उनको एक बार में समझ में आ जाता है ना, वो बोलता है चल यार क्या टाइम पास कर रहा है, आगे बढ़ना यार, समझ में आ गया हमको। अब देख वो हंस रहा है, वो होशियार बच्चा है ना, हंस रहा है, मेरे को तो दिख रहा है कि हंस रहा है। सही सही पकड़ा सर ने। चल तू भी सुन ले फिर से एक बार, कि मान लो मैंने असेसमेंट ईयर 25-26 का, जिसका रिटर्न 31 जुलाई 2025 से पहले फाइल करना था, मैंने कर दिया और लॉस क्लेम किया, विद इन ड्यू डेट फाइल किया, तो लॉस क्लेम किया ऑब्वियसली, और वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया 50 लाख का लॉस। अब सर 31 जुलाई 2026 को मैंने अगले साल का रिटर्न फाइल कर लिया, और अगले साल मेरा बिजनेस इनकम था 50 लाख, उसके सामने जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस था वो सेट ऑफ कर दिया, कहानी हो गई नील। अब सर यहां पे आती है डेट 30 नवंबर 2026, मेरे को लगा डर, है ना, ये रिटर्न फाइल होने के बाद की बात है ना, मेरे को लगा डर कि इस साल में मैं पकड़ा जाऊंगा, तो इस साल का मैंने अपने रिटर्न को अपडेट कर दिया, क्योंकि सर इस साल का जो 31 दिसंबर 2025 है ना, वो जा चुका था मेरा रिवाइज करने का टाइम। तो 30 नवंबर 2026 को मैंने अपना रिटर्न अपडेट कर दिया 139(8) में, और बिजनेस लॉस को कर दिया नील, क्योंकि लॉस नील हुआ है, कोई बेसिक टैक्स आने वाला नहीं है, कोई इनकम है नहीं उस केस में, तो मेरा एडिशनल इनकम टैक्स हो गया जीरो। बट क्योंकि यहां पे मैंने लॉस को रिवर्स किया है, तो इधर भी तो मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा।
बट द पॉइंट इज, वैसे मेरे पास में डेट बाकी है 31 दिसंबर 2026 तक मैं रिवाइज कर सकता था, है ना, ये देख 30/11/2026 मतलब 31 दिसंबर 2026 के पहले रिवाइज कर सकता था। बट अगर मैं रिवाइज करूंगा तो सरकार को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, एडिशनल इनकम टैक्स नहीं मिलेगा। बेसिक टैक्स में बढ़ दूंगा बट एडिशनल इनकम टैक्स नहीं मिलेगा। तो सरकार को चाहिए एडिशनल इनकम टैक्स। तो सरकार ने बोला, क्या बोला, नहीं, तो इस साल का भी भले तेरे पास में रिवाइज करने का टाइम है, 30 नवंबर 2026 की बात है, भले तेरे पास में रिवाइज करने का टाइम है, बट नहीं, इस साल का भी तेरे को वहां पे रिटर्न अपडेट ही करना पड़ेगा, अपडेट ही करना पड़ेगा। तेरे को हार्श प्रोविजन लग सकता है, बट सरकार बोलती है हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 नवंबर 2026 की बात है। ऑल्दो टाइम लिमिट अवेलेबल टू रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(5) फॉर असेसमेंट ईयर 26-27, however compulsory updated return of income under section 139(8)(a) is required to file for assessment year 26-27 also on 30th November 2026 as follow। और टोटल इनकम नील था, क्योंकि सर लॉस यहाँ पे पूरा का पूरा सेटअप हो गया था ना ब्रॉड फॉरवर्ड, तो नील था, बट 50 लाख का वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, रिवर्स हो गया, तो 50 लाख का टोटल इनकम आया। अब इस टोटल इनकम के ऊपर आपका बेसिक टैक्स भी आएगा, सरचार्ज भी आ सकता है, ऑब्वियसली मतलब आने को होगा तो आ सकता है, और HEC बेटा इंटरेस्ट 234 ABC भी आएगा, वहां पे 100% आएगा, और उसके ऊपर अब 25% एडिशनल इनकम टैक्स तेरे को पे करना पड़ेगा। तो सरकार को ये लेने के लिए इतना सब नाटक करना पड़ा। तो बेटा ये पूरी की पूरी कहानी इसमें दे रखी है कि आप अपना बेसिकली अपडेटेड ऑफ इनकम 48 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए अपडेटेड ऑफ इनकम 31 मार्च 2031 तक फाइल किया जा सकता है, 2031 तक, 20,310 तक नहीं होता, 2031 तक फाइल किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में बेटा आता है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन ऑफ द अपडेटेड ऑफ इनकम। द प्रोविजन ऑफ अपडेटेड ऑफ इनकम वुड नॉट अप्लाई इफ द अपडेटेड ऑफ इनकम सच प्रीवियस ईयर पर्सन फॉर असेसमेंट ईयर इज अ लॉस रिटर्न। ऑब्वियसली मैंने क्या बोला, पहले वाला रिटर्न ऑफ इनकम था, अभी लॉस नहीं हो सकता, उल्टा चलेगा। या फिर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहते हो, है ना, पहले रिटर्न फाइल किया था, या फिर आप अपने रिफंड को इंक्रीज करना चाहते हो, ठीक है, या फिर रिफंड पहले नहीं था अभी रिफंड लेना चाहते हो, या रिफंड को इंक्रीज करना चाहते हो, तो नहीं चलेगा। दूसरा, कौन से सर्कमस्टांसेस में अपडेटेड ऑफ इनकम फर्निश नहीं किया जा सकता, तो पहले आपने ऑलरेडी अपडेटेड ऑफ इनकम भर दिया था एक बार। दूसरा, आपके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है, इनकम टैक्स ने कार्रवाई शुरू कर दी है या चल रही है, तो आप असेसमेंट का रीअसेसमेंट का आप अपडेटेड नहीं फाइल कर सकते। और CBDT अगर किसी को ना बोल दे कि नहीं ये पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन है, शेयर मार्केट में काम, एज एग्जांपल दे रहा हूँ, शेयर मार्केट में काम करने वाले लोग हैं, ये लोग का रिटर्न अपडेट नहीं हो सकता, ऐसा अगर बोल दे तो उनका नहीं हो सकता। अभी देखो यहाँ पे असेसमेंट ये 25, 26, 26, 27 का एग्जांपल दिया था कि अपडेटेड ऑफ इनकम कैन बी फाइल इफ ओरिजिनल रिटर्न इज अ लॉस रिटर्न। पहले वाला तेरा लॉस रिटर्न था, बराबर है, और अभी तू उसको इनकम का बनाना चाहता है, तो 25-26 में पहले वाला रिटर्न तूने भरा था 50 लाख का लॉस था, तू अपडेट करके उसको नील करना चाहता है, या इनकम भी बता सकता था, ठीक है, तो वो आपने कर दिया, ओके। उसके बाद में जब तूने, क्योंकि पिछले साल का 25-26 असेसमेंट ईयर का अपडेट किया है, तो तेरे को सब्सिक्वेंट ईयर का रिटर्न भी अपडेट करना पड़ेगा। यही वाली कहानी लिखी हुई है, सब्सिक्वेंट, तो ये UAD मतलब अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, सब्सिक्वेंट असेसमेंट, है ना। तो यहाँ पे एनी सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ फर्निशिंग ऑफ अपडेटेड ऑफ इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर 25-26 का, एन अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम रिक्वायर्ड टू बी फर्निश फॉर ईच सच सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर असेसमेंट 26-27 इन केस ऑफ ऑप्शनल टैक्स रिजीम, ठीक है। उसके बाद में ये 140B टैक्स ऑन अपडेटेड इनकम तो मैंने बता ही दिया है, ये टेबल बस आप वहां पे फोकस करो कि ये इतना इतना 25% ऑफ 25% एडिशनल इनकम टैक्स, 50% या फिर 60% या 70%, ये बेसिकली अमेंडमेंट है, ये आपका ग्रीन वाला। तो इस बुक में बेटा सारे अमेंडमेंट कवर कर रखे मैंने, फुल्ली अपडेटेड बुक है, फुल्ली अपडेटेड बुक है, ये चीज वहां पे आपका था, ओके। फिर उसके बाद में बेटा नेक्स्ट सेक्शन आता है 139A परमानेंट अकाउंट नंबर। किस किस को पैन अप्लाई करना कंपलसरी है, तो बेटा जिसका टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है उसको पैन लेना पड़ेगा। दूसरा, अगर कोई बिजनेस या प्रोफेशन शुरू किया है और उसका टोटल सेल्स या टर्नओवर लाइकली टू एक्सीड है 5 लाख रुपए, तो उस केस में उसको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे किसी इंडिविजुअल को छोड़ के कोई पार्टनरशिप फॉर्म में या कोई भी XYZ दूसरा असेसी है, कोई AOP है, BOI है, और वो 2.5 लाख या उससे ज्यादा का फाइनेंशियल ईयर में बेसिकली कोई भी आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कि कोई पार्टनरशिप फर्म जिसके पास में परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है,
उस केस में वो 2.5 लाख से ज्यादा का लोन दे रही है, लोन ले रही है, तो इन दैट केस उसको परमानेंट अकाउंट नंबर लेना पड़ेगा। या फिर कोई कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्टनर फर्म का बनना चाहता है, ट्रस्टी बनना चाहता है, ऑथर, फाउंडर, कर्ता बनना चाहता है, सीईओ बनना चाहता है, प्रिंसिपल ऑफिसर बनना चाहता है, तो उनको भी पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सर इसके अलावा अगर आप पूरे साल में अगर आप वहां पे एक या उससे ज्यादा अकाउंट्स में 20 लाख और मोर का कैश डिपॉजिट कर रहे हो, 20 लाख और मोर का कैश डिपॉजिट कर रहे हो, या फिर 20 लाख और मोर का कैश विड्रॉ कर रहे हो, 20 लाख और मोर का क्या कर रहे हो, कैश विड्रॉ, या तो कैश डिपॉजिट कर रहे हो 20 लाख और मोर, या 20 लाख और मोर कैश विड्रॉ कर रहे हो वन और मोर बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो इन दैट केस जब वो 20 लाख वाला अमाउंट टच करने वाले होंगे ना, इधर डिपॉजिट और विड्रॉ, या दोनों है तो दोनों में से जो पहले हो रहा है ना वो देखने का है। जब जिस दिन 20 लाख रुपीस टच करने वाले होंगे ना, उसके 7 दिन पहले तक आपको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो मान लो मैंने पूरे साल में अलग अलग टाइम पे कभी 3 लाख, कभी 5 लाख, कभी 7 लाख ऐसे कैश विड्रॉ किया, और अभी तक मैं दोस्त वहां पे है ना कुछ 18 लाख रुपए या 19 लाख 50,000 रुपए में विड्रॉ कर चुका हूँ, 19,50,000 में विड्रॉ कर चुका हूँ, कैश विड्रॉ, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल एक डेट लेता हूं कोई भी कि मैं 10 तारीख को 10 जनवरी 2020 बेसिकली आपका 6 को, प्रीवियस ये 25-26 की बात कर रहा हूं मैं, तो 10 जनवरी 2026 को मैं वहां पे कैश विड्रॉ करने वाला हूं। कितना सर? 50,000 में विड्रॉ करने वाला हूं, तो ये 20 लाख को टच कर जाएगा। तो ये डेट के 7 डेज पहले, 7 डेज प्रायर मेरे को पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा, अगर मेरे को कोई करंट अकाउंट ओपन करवाना है या कैश क्रेडिट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के लिए कंपलसरी नहीं है, मतलब वहां पे आप एक फॉर्म भर के काम चला सकते हो, लेकिन अगर मैं करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन करवाना चाहता हूं, सीसी अकाउंट जिसको बोलते हैं, है ना, किसी बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में, तो एटलीस्ट 7 डेज जिस दिन मेरे को खाता खुलवाना है, 7 डेज प्रायर मेरे को पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा, ये कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है ना, 18 ट्रांजेक्शन है, 18 ट्रांजेक्शन है, जिसमें मेरे को पैन कोट करना कंपलसरी है। यहां पे तो पैन लेना कंपलसरी था, बट आगे जो 18 ट्रांजेक्शन उसमें पैन कोट करना कंपलसरी है। और बेटा यहाँ पे ना कम से कम आपको 7 से 8 ऐसे एकदम ऐसे मुंह जुबानी याद होने चाहिए, बाकी आपको पढ़ना तो है। तो जनरली मैं आपको बताऊं रियल लाइफ के ट्रांजेक्शन कि जैसे कि अगर आपको अकाउंट खुलवाना है, सेविंग अकाउंट खुलवाना है, तो वहां पे भी सर आपको पैन कोट करना पड़ेगा। लेकिन आपने तो बोला पैन नहीं, पैन लेना कंपलसरी नहीं है, उसके लिए पैन अप्लाई करना जरूरी नहीं है फॉर्म भर काम से, लेकिन जब आप खुलवाओगे तो सेविंग अकाउंट तो मानेगा ना। दूसरा, जब आप कोई व्हीकल खरीदते हो तो सीधी सी बात है पैन कोड करना कंपलसरी, क्रेडिट कार्ड खरीदते हो पैन कोड करना कंपलसरी, इंश्योरेंस खरीदते हो पैन कोड करना कंपलसरी है, डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हो पैन कोड करना कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप किसी होटल में जाकर के आपका जो बिल है वो बिल 50,000 से ज्यादा का हो रहा है और आप पेमेंट कर रहे हो कैश में, पैन कोड करना कंपलसरी। किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, 50,000 से ज्यादा का बिल हो गया, खाना मतलब ऑब्वियसली फैमिली का कुछ गैदरिंग है या दोस्तों को पार्टी दी है, 50,000 ज्यादा बिल हो गया, कैश में पेमेंट कर रहे हो तो पैन कोड करना कंपलसरी है। म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, पैन कोड करना कंपलसरी है। तो ऐसे कुछ आपका कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी बेच रहे हो, प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहे हो, पैन कोड करना कंपलसरी है। तो ऐसे कम से कम 7-8 वहां पे आपको ट्रांजेक्शन हमेशा याद रहने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सर यहाँ पे अगर कोई माइनर है और माइनर इन 18 में से कोई भी ट्रांजेक्शन में एंटर करता है, जैसे मान लो कि सेविंग अकाउंट ही खुलवा रहा है या कुछ भी कर रहा है, फॉर एग्जांपल कुछ भी मतलब कुछ भी कर रहा है ना, तो उस केस में माइनर के पेरेंट्स का पेन दिया जा सकता है या उसका जो भी गार्जियन है उसका पेन दिया जा सकता है। एक और चीज सर, जिसके पास में पेन नहीं है और मान लो पेन लेना मैंडेटरी नहीं है, ऊपर वाले जो केसेस थे ना जहां पे पेन अप्लाई करना मैंडेटरी था, मान लो किसी को पेन लेना ही कंपलसरी नहीं है, तो इन दैट केस सर वो फॉर्म नंबर 60 दे करके ये 18 ट्रांजेक्शन भी कर सकता है। फॉर्म नंबर 60 मतलब मान लो मेरे को एक अकाउंट खुलवाने का है और मेरे पास में परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं और मेरे को लेने की भी जरूरत नहीं है, तो बैंक अकाउंट सेविंग की बात कर रहा हूँ, करंट अकाउंट से पहले तो लेना पड़ेगा, तो इन दैट केस वहां पे आपका फॉर्म नंबर 60 पर काम चला सकता हूँ। यहां तक कि अगर मेरे पास में पेन नहीं है तो मैं आधार नंबर कोड करके भी काम चला सकता हूं, और मान लो पेन और आधार दोनों और वो लिंक हो रखे हैं तो सर दोनों इंटरचेंजेबल है, उस केस में पेन की जगह आधार भी कोड किए जा सकते हैं इन सारे ट्रांजेक्शन में। उसके बाद में 272B का पेनल्टी है कि अगर आपने जो 139A है उसके सेक्शंस को कंप्लाई नहीं किया या जो 18 ट्रांजेक्शन में उसमें पेन कहीं पे कोड नहीं किया तो आपका पेनल्टी है, आप देखोगे तो 10,000 रुपीज का पेनल्टी है। फेलियर टू कंप्लाई विद प्रोविजन 139A, मेरे को पेन अप्लाई करना था,
मैंने पैन अप्लाई नहीं किया, 10,000 का पेनल्टी देना पड़ेगा। सर मेरे को पैन या आधार कोड करना था, मैंने नहीं किया, 10,000 फॉर ईच डिफॉल्ट, हर डिफॉल्ट के लिए 10,000 का पेनल्टी है। ठीक है, मैंने जानबूझ के रॉन्ग पैन या रॉन्ग आधार वहां पे कोट किया, तो इन दैट केस सर वहां पे 10,000 फॉर ईच ट्रांजेक्शन का पेनल्टी है। यहां तक कि मैंने अपने पैन या आधार को ऑथेंटिकेट नहीं करवाया, ओटीपी के थ्रू ऑथेंटिकेट होता है, वो नहीं करवाया, 10,000 फॉर ईच डिफॉल्ट पेनल्टी है। ये चीज ध्यान रखना। यहां तक कि जो पर्सन है बेसिकली, जो सामने वाला, उसने मांगा ही नहीं आपका पैन या आधार, जबकि मांगना चाहिए था, या फिर उसने ऑथेंटिकेट नहीं किया, तो भी उसको भी पेनल्टी देना पड़ेगा, 10,000 ईच डिफॉल्ट का वहां पे पेनल्टी है। लेकिन पेनल्टी लेने से पहले सर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग देना जरूरी है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है सेक्शन 139B। 139B बेटा आता है स्कीम फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न थ्रू टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स, टीआरपी। सर टीआरपी बेसिकली एक पर्सन होता है जो छोटे छोटे लोगों को रिटर्न भरने में हेल्प करता है, रिटर्न भरवाने वाला जिसको बोल सकते हैं हम। अब ये कौन बन सकता है बेटा? ये कोई भी इंडिविजुअल बन सकता है जो ग्रेजुएट है, या सीए है, या सीए में सीए में इंटर है, या सीए एग्जीक्यूटिव पास है। सीए नहीं, सीए ऑब्लिक सीए में इंटर, सीए इंटर ऑब्लिक सीए में इंटर, है ना। सीए इंटर पास है, या सीए में इंटर पास है, या सीएस एग्जीक्यूटिव पास है, या ग्रेजुएट है, वो इंडिविजुअली बन सकता है। बट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट टीआरपी नहीं बन सकता, या एक लॉयर, है ना, लॉयर भी टीआरपी नहीं बन सकता, या किसी बैंक का ऑफिसर जिस बैंक में एसएससी का खाता अकाउंट है, वो भी टीआरपी नहीं बन सकता। अब ये टीआरपी किसका रिटर्न फाइल करेगा? टीआरपी सिर्फ छोटे छोटे लोगों का रिटर्न फाइल करेगा, कंपनी का रिटर्न टीआरपी नहीं फाइल कर सकता है, और ऐसे एसएससी का रिटर्न फाइल नहीं कर सकता जिसका टैक्स ऑडिट हो रहा है। टैक्स ऑडिट वाले का और कंपनी का रिटर्न को छोड़ करके बाकी रिटर्न फाइल कर सकता है। फिर आता है बेटा 139AA, कोटिंग ऑफ आधार नंबर। दो जगह कोट करना कंपलसरी आधार। एक तो आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करोगे तो आधार कोट करना मैंडेटरी है। दूसरा बेटा वहां पे पेन अप्लाई कर रहे हो, आपके पास में नहीं था तो उधर भी आधार कोट करना कंपलसरी है। अगर आपके पास में ऑलरेडी पेन है तो आपको अपने पेन को लिंक करना पड़ेगा आधार के साथ में, नहीं तो आपका पेन इनऑपरेटिव हो जाएगा। लेकिन बेटा ये 4 केसेस में आपको आधार कोट करना जरूरी नहीं है। पहला, कोई नॉन रेसिडेंट है, कोई नॉन सिटीजन है, जम्मू कश्मीर, आसाम या मेघालय में रहने वाला है ना, या सब अलग अलग है, नॉन रेसिडेंट को करने की जरूरत नहीं है, नॉन सिटीजन को करने की जरूरत नहीं है। या फिर बेसिकली कोई जम्मू कश्मीर में रहता है, भले वो रेसिडेंट हो, आसाम में रहता हो, मेघालय में रहता हो, जो इंडियन सिटीजन भी है, बट वो उनका मान लो आधार बना ही नहीं, क्योंकि उधर थोड़ा प्रोसेस भी स्लो चल रहा है, तो उनको कोट करने की जरूरत नहीं है। और एक सुपर सीनियर सिटीजन का एज 80 ईयर्स और मोर है, क्योंकि उनके फिंगरप्रिंट, आंखों की रेटिना की वजह से आधार नहीं बने बहुत सारे लोगों को, तो उनको कोट करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 139(9), डिफेक्टिव रिटर्न ऑफ इनकम, जो ये अभी लास्ट एग्जाम के अंदर आया था। डिफेक्टिव रिटर्न ऑफ इनकम बहुत साल बाद में मैंने बोला था आ सकता है, मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आ गया। ठीक है, इस बार 139(8) बोल रहा हूं मैं, और साथ में 139(1) भी ध्यान रखना, खास करके राव साइन डीओ वाला। रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी, इस बात पे लाइक कर दे, जो बोल रहा हूं वो आएगा, बात मान। ठीक है, रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी ट्रीटेड एज डिफेक्टिव रिटर्न ऑफ इनकम। या तो मैंने अपने रिटर्न को प्रिस्क्राइब फॉर्म में नहीं भरा, ऐसा ITR 1 ITR 2 ऐसे फॉर्म है, उसमें नहीं भरा है। मेरे को ITR 1 भरना था, मैंने ITR 3 भर दिया, ITR 3 भरना था, मैंने ITR 4 भर दिया, तो सिर्फ प्रेस्क्राइब फॉर्म में नहीं भरा, रिटर्न मेरा डिफेक्टिव माना जाएगा। दूसरा, मैंने रिटर्न के सारे कॉलम्स फिल नहीं किए हैं। सर जहां पे कुछ भी नहीं लिखना है वहां पे भी डैश करो, नॉट एप्लीकेबल करो, खाली नहीं छोड़ सकते, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ठीक है, एरर आ जाएगा, वैसे भी सॉफ्टवेयर भी नहीं लेता है। और तीसरा, कुछ रिटर्न के साथ में सर्टेन डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा मेरे को लगानी थी, फर्निश करनी थी, जैसे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बेसिकली मेरे को सबमिट करना था, वो मैंने नहीं किया, तो भी मेरा रिटर्न डिफेक्टिव माना जाएगा। अब मेरा रिटर्न अगर डिफेक्टिव होता है तो उसमें कैसे डील होता है, तो इधर देख, असेसी ने अपना रिटर्न भरा, एओ को दिया, और वो रिटर्न डिफेक्टिव हो गया, क्योंकि मान लो ऑल कॉलम्स नहीं भरे थे, या प्रेस्क्राइब फॉर्म में नहीं भरा था, या सर्टेन रिपोर्ट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा नहीं दिया, जैसे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ये नहीं करवाए, तो एओ उस रिटर्न को डिफेक्टिव घोषित कर देगा, और आपको एक नोटिस भेजेगा, इंटीमेट करेगा कि 15 दिन के अंदर अंदर नोटिस मिलने के तुमको वहां पे उस रिटर्न को वापस क्या करना पड़ेगा, ठीक डिफेक्ट को ठीक करना पड़ेगा। अब अगर असेसी ने डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर दिया तो रिटर्न ऑफ इनकम वैलिड हो जाता है। लेकिन अगर असेसी ने उस रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न को रेक्टिफाई नहीं किया तो रिटर्न ऑफ इनकम इनवैलिड हो जाएगा, और इनवैलिड रिटर्न इज एज गुड एज रिटर्न ऑफ इनकम नॉट फाइल। और नहीं फाइल करने की वजह से जो सजा होती है सारी मिलेगी, जैसे रिफंड मिलना था तो अब नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपने तो रिटर्न ही फाइल नहीं किया, है ना। तो सरकार बोलती तुमने मांगा ही नहीं तो हम दिए, अरे मांगा था ना रिटर्न, लेकिन वो रिटर्न तुमने भरा ही नहीं, अरे सब भरा था लेकिन डिफेक्टिव हो गया था ना,
तो क्या हो गया सर, उसको ठीक करना था, नहीं किया तो रिटर्न इनवैलिड हो गया, इट इज एज गुड एज नॉट फाइल। लेकिन टैक्स पेबल आ रहा है तो उसकी रिकवरी जरूर हो सकती है, वो गजब ना इंसाफी है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है ना। ये सारे के सारे वहां पे उनसे रिलेटेड है। फिर बेटा आता है नेक्स्ट सेक्शन 140 बोला है कौन अपने रिटर्न को वेरीफाई करेगा, है ना। वेरीफाई मतलब वैसे साइन करना होता है, बट आजकल डिजिटल साइन भी होता है, ओटीपी के थ्रू भी वेरीफाई होता है, इसलिए वेरीफाई वर्ड यूज किया गया सेक्शन 140 के अंदर। तो इंडिविजुअल का रिटर्न वो खुद ही इंडिविजुअली वेरीफाई करेगा। आजकल मालूम है ना, ओटीपी के थ्रू आप आर्टिकलशिप में जाओगे तो आपको काम करने को मिलेगा। दूसरा, इंडिविजुअल अगर आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ माइंड है, आउट ऑफ इंडिया आउट ऑफ माइंड है, तो कोई भी कंपिटेंट है उसके बिहाफ पे वो वेरीफाई कर सकता है। एचओ के केस में करता, ठीक है, नहीं करता उसका रिटर्न वेरीफाई करता अगर आउट ऑफ इंडिया आउट ऑफ माइंड है तो कोई भी एडल्ट मेंबर ऑफ एचयूएफ वहां पे कर देगा। पार्टनरशिप फॉर्म के केस में मैनेजिंग पार्टनर नहीं है या जेल में है या कुछ और हो गया है तो एनी एडल्ट पार्टनर, है ना, सीधी सी बात है, माइनर नहीं कर सकता। एलएलपी केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर, बट डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है, जेल में कहीं और है तो एनी पार्टनर, उसमें से अडल्ट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसमें होता ही नहीं है बेसिकली माइनर। उसके बाद में कंपनी केस में मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, जेल में बाहर गया है तो एनी डायरेक्टर कोई भी कर सकता है, ऑब्वियसली उसमें माइनर नहीं बन सकता डायरेक्टर। दूसरा, अगर एक कंपनी लिक्विडेशन में चली गई तो लिक्विडेटर करेगा। एक कंपनी ने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर रखा है, इंसॉल्वेंसी इन बैंकरप्सी कोड के अंदर, तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वहां पे करेगा। लोकल अथॉरिटी बीएमसी वगैरह केस में प्रिंसिपल ऑफिसर करेगा। और पॉलिटिकल पार्टी है तो उस केस में सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो वहां पे रिटर्न को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा दोस्तों। और एनी अदर एसोसिएशन केस में एनी मेंबर ऑफ दैट पर्सन कर सकता है। लास्ट में आता है बेटा सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेसमेंट टैक्स बेसिकली वहां पे आपका जो भी टैक्स आपने कंप्यूट किया है, सरचार्ज ऐड कर दिया, नहीं तो रिबेट दे दिया आपने, उसके बाद में आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वहां पे आपने ऐड कर दिया, उसके बाद में टीडीएस टीसीएस का जो क्रेडिट देना था वो आपने दे दिया, एएमटी का क्रेडिट दे दिया, है ना, उसके बाद में इंटरेस्ट 234 ए बी सी ये सारा का सारा ऐड कर दिया, कोई फीस है लेट फीस वगैरह वो ऐड कर दिया। बेसिकली ये सरकार को आपको भरना पड़ता है ना, ये भरना पड़ता है ना। ये होता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जो आपने खुद ने असेस करके निकाला, खुद ने मतलब या तो आपने या आपके बिहाफ पे आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स कंसल्टेंट ने करके निकाला है। ओके सर, जब कभी भी टैक्स का पेमेंट करोगे ना, और बेसिकली आपने जो टैक्स, मान लो आपका टोटल है ना टैक्स आपका जो, जिसमें फाइनल टैक्स बोल रहा हूं मैं, एचईसी वगैरह जोड़ने के बाद में वो 1 लाख रुपए था। सर इंटरेस्ट जो था ना, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए बी सी वो 20,000 था, और फीस था अंडर सेक्शन 234 एफ के अंदर 5,000 का फीस था फॉर एग्जाम्पल। और मान लो आपने 30,000 रुपए पे किया, तो बेटा 30,000 में सबसे पहले तो ये फीस आपका काउंट होगा, फिर उसके बाद में ये 20,000 ये इंटरेस्ट काउंट होगा। सर मारवाड़ी लोग होते हैं ना, मारवाड़ी लोग किसी को लोन देते हैं ना, लोन, तो जब ब्याज आता है ना तो पहले बोलते प्रिंसिपल नहीं है ब्याज के सामने। हमारे वहां पे कहावत है कि मूल जाए पर ब्याज न जाए, मतलब प्रिंसिपल तो मतलब कोई लेके भाग ही नहीं सकता, उसके सामने तो हमारे पास में ज्वेलरी पड़ा है, गिरवी कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन ब्याज नहीं छोड़ना है। तो जब भी पैसा पहले आएगा वो ब्याज के सामने एडजस्ट, ये मारवाड़ी बुद्धि है। तो सरकार ने ये बुद्धि पकड़ ली है कि मारवाड़ियों की तरह सोचो, ये प्रिंसिपल तो तुम्हारा बाप भी देगा, इसको तो हम लेके रहेंगे, नहीं देगा तो और ब्याज चढ़ता जाएगा। तो इसलिए पहले फीस ले लो उनसे, सबसे पहले फीस, फिर उसके बाद में इंटरेस्ट। और अभी कितना बच गया आपका, 5,000 बचा, 5,000 तेरा टैक्स के सामने, मतलब अभी भी तेरा 95,000 टैक्स बाकी है। ओके सो दैट वाज एंड फ्रॉम माय साइड इन केस ऑफ प्रोविजन फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। छोटा सा चैप्टर मस्त हमने कर दिया अच्छे से। बेटा वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर ठोक देना, 4 नंबर देके जा रहा हो यार ब्राह्मण का, इतना सा तो तू मान रखेगा वहां पे, है ना। और जिसको भी ये बुक बेसिकली वहां पे आपको पढ़ने के लिए चाहिए, अगर आपके पास में नहीं है लेटेस्ट बुक, नया वाला बुक नहीं है, तो आप ऑर्डर कर सकते हो। सीधी सी बात है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, जाओ क्लिक करो। विटामिन डी एंड प्रोटीन डी, ये दोनों बुक्स बेसिकली आपको मिल जाएगा, ऑफर चल रहा है, लूट लो जाकर के, लूट लो लाड लो, लूट लो। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अपना अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट।